तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक किलर को दिखाया जाता है जो कि बहुत लंबी दिन तक इस चेंगडू सिटी में रह रही थी। इस सिटी का खासियत है का ओइन है। हमारे एमसी के पास एक लड़की आती है। वो उससे बात करने लगती है। हमारे एमसी बोलता है क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। ये सुनकर वो लड़की बताती है कि वो यहाँ पर काम करती है और वो उसे यहाँ पर बहुत टाइम से ड्रिंक करते हुए देख रही थी। एमसी उसे कुछ नहीं कहता है, लेकिन वो लड़की लगातार कहने लगती है कि यहाँ का वाइन अच्छी है और तुम्हारा बात करने का तरीकों से पता चल लगता है कि तुम यहाँ से नहीं हो। क्या तुम्हें ड्रिंकिंग पसंद है? और बाय द वे, यहाँ चेंगडू पे क्या किसी काम से आए हो? एमसी उसकी बात से गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। तभी उसके पीछे कुछ लोग आ जाता है। उनमें से एक ने हमारे एमसी का कंधे पे हाथ रखता है और कहने लगता है, हे बड़ी, ये सीट हमारी है। एमसी को कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा था। वो बंदे कहने लगता है, ओए साइड हट जा, ये सीट मेरी है। ये सुन के एमसी कहने लगता है, लेकिन यहाँ पर तो पहले मैं आया और कब से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। वो कहने लगता है, कब से? क्या पूरी टाइम से? ये सुन के एमसी बोलता है, नहीं, पूरी 5 दिनों तक। वो लोग एमसी की थोड़ी और करीब आ जाता है एमसी को डराने के लिए। और करीब आकर वो लोग कहने लगता है, अरे देखो देखो, ये यहाँ पर पूरे 5 दिनों तक बैठा है। साले, क्या तुझे मारना है? हम यहाँ 5 सालों से है। दफा हो जा, नहीं तो तुझे दफा कर देंगे। उन्होंने अपनी मासड़ी से एमसी की गर्दन पर रख दी थी। एमसी डर गया और वो हंसते हुए बोलता है, हाँ सॉरी सॉरी बड़ी, ये सीट तुम्हारी है, ले लो ले लो, बैठो बैठो, मजा करो। मैं चलती हूँ, मुझे काम है, मैं चलता हूँ। और वही वहां पर जो वेट्रेस काम कर रही थी और एमसी से बात कर रही थी, वो उसे देखती रह जाती है और एमसी वहां से भाग गया। और वो लोग हंसने लगता है और बोलती है, वाह 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 वाह, क्या डरपोक था। वो वेट्रेस भी सोचने लगी, क्या डरपोक था। उसके बाद वो वहां से उठकर जाने लगी, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेती है और उसे बोलने लगी, तुम कहाँ जाने लगी हो? हमारे आते ही तुम कहाँ जा रहे हो? वो वेट्रेस अपने हाथ छुटाते हुए बोलने लगी, मुझे अपने काम करनी है। वो लोग कहने लगे, अरे गरम दिमाग की बीच साली, जब वो जिगलू ओवर बैठा हुआ था तब तो तुझे काम याद नहीं आया। अब जब हमारी टाइम आया तब तुझे काम याद आ गई। ए साली, हमारी मजाक उड़ा रही है। ओटेस कहने लगी, तुम क्या करना चाहती हो? वो लोग कहते हैं, अरे डरो मत, हम कोई बुरे लोग नहीं है। बस तुम्हें इस कप में से वाइन पीनी है और इसे पीकर तुम हमारी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट कर सकती हो। ओटेस एक गुठी पीती है और कहती है, ठीक है, मैं इसे पी लिया है, अब तुम लोग जा सकते हो। लेकिन उसकी सर में कुछ होने लगा और वो लड़खड़ाने लगी। वो कहने लगी, ये वाइन तुमने। लेकिन तभी वो लोग उसे उठाकर जाने लगी और बोलने लगी, कितनी पतली कमेडिया है। हमारे एमसी उन सबको साइड में से बैठे हुए देख रहा था। वो लोग एक अंधेरी गली के अंदर वो लड़की को लेकर आता है। वो लोग कहने लगी, वाह वाह, क्या गर्म लड़की है बॉस, इसे पहले मैं ट्राई करूंगा। तभी और एक आदमी बोलता है, ओए साले, बॉस यहाँ पर है और तू बोलता है तू पहले ट्राई करेगा। और ये लड़की तो पहले से ज्यादा खूबसूरत है, चलो यहाँ पर ही मजे करते हैं। वाह, क्या चिकनी है। तभी वहां पर हमारे एमसी आकर कहता है, लगता है तुम सबको लड़कियों के साथ बिताए हुआ बहुत सारे टाइम हुआ है। तभी एमसी को देखकर वो सब लोग बोलता है, अरे देखो इस साला जिगलू फिर से आ गया। एमसी कहता है, तुम लोग को घर जाना चाहिए। आप ये सुनकर वो लोग एमसी का मजाक बनाना चालू करता है। देखो क्या गरीब सा बंदा है जो कि एक आदमी सा बैग लेकर आ गया है। बच्चे, अगर मानना नहीं चाहता है तो यहाँ से चला जा। एमसी उनकी धमकियों से डरता नहीं और एक कदम आगे रखता है और उन गुंडों को गुस्सा आ जाता है और वो एमसी पर हमला कर देता है। एमसी उसका अटैक को डॉज कर लेता है और उनके मुंह पर अपनी बैग फेंक देता है। फिर उस बैग में से 2 चाकू निकलकर उसकी छाती पर घुसा देता है। उस बंदे की छाती से खून निकलने लगा, लेकिन एमसी तो कहाँ रुकने वाला था। इतनी देर में वो दूसरे बंदे की छाती में भी चाकू घुसा दिया था और आप तीसरे और आप चौथे। उसने ये इतना फास्ट किया था, जो बैग उसने पहले बंदे की तरफ फेंका था वो गिरा भी नहीं था और वो उन चारों बंदों की काम तमाम कर देता है। एमसी कहता है, मेरा नाम डॉन है और मैं स्ट्रेट हूँ और मुझे नफरत है कि कोई मुझे बस्टर्ड कहे। और वही जब उस लड़की की आंखें खुलती है तब वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है। वो लड़की कहने लगी, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? नर्स बताती है, तुम्हें एक लड़का यहाँ पर लेकर आया है। वो कहने लगी, वो कहाँ पर है? नर्स बताती है, वो तो चला गया है। वो बताते है, वो कैसे दिख रहा था? नर्स कहती है, वो एक हैंडसम लड़का था। हमारे एमसी यानी कि डॉनसन लगा है। और जब हमारे एमसी का आंखें खुलता है तब वो देखता है कि वो कहीं और जगह पर आ गया है। वो अपने आसपास देखने लगता है। वो सोचने लगा, ये क्या हो गया और मैं इस जंगल में
क्या कर रहा हूँ। और मेरा सर ऐसे दर्द क्यों करने लगा। वो कहने लगा मैं तो होटल में था, लेकिन मैं अब कहाँ पर आ गया, और मेरा कपड़े वो कहाँ गया, और मेरे हथियार। डैमिट, ये चेंगडू सिटी तो नहीं हो सकता, ये पक्का ही कोई दूसरा जगह होगा। लेकिन मैं यहाँ आया कैसे। किसी ने मुझे हेलीकॉप्टर से यहाँ फेंक दिया, लेकिन पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा, जो कि शायद आसान नहीं होगा। पहले हथियार ढूंढते हैं। कुछ देर जाने के बाद एमसी समझ जाता है ये जगह इतना आसान नहीं है। घना जंगल, सब जगह पेड़ की आगे देखना भी मुश्किल है, और ये इतना शांति कैसी है, और मुझे यहाँ पर कोई जानवर भी नहीं दिखाई दे रहा है। तभी एमसी पर कोई चीज हमला कर देता है। एमसी सोचता है ये चीज क्या है, इसका पांजे दिख रहा है, ये क्या हो सकता है। होली शिट, एमसी छलांग मार के पीछे आ गया है। उसके सामने लाल आंखों वाला एक भालू आ गया है। एमसी को यकीन हो गया है कि उसके सामने जो ओपोनेंट है वो ताकतवर के साथ बहुत ज्यादा फास्ट भी है। बालू एमसी पर हमला कर देता है, लेकिन वो जरा सा भी डर नहीं रहा था। वो तो बल्कि उसके अटैक को डॉज करते हुए उस बालू के पेट में अपना बाला से मार देता है और दोबारा से लैंड कर लेता है। बालू जो कि अपने खानों को खा नहीं पा रहा था, गुस्से में जोर से चिल्लाता है। एमसी समझ जाता है वो उसे ऐसे नहीं मार सकता है, उसे कुछ एडवांटेज चाहिए होगा। इसलिए बालू की पांजों को डॉज करते हुए वहां से भाग गया। उसके पीछे बालू भी पीछे करने लगा, और जब उसे एक सही जगह मिलता है तब वो छलांग मारता है और डेनियो को पकड़कर पेड़ की सैरों में भालू की तरफ देखकर वो कहता है ये हाइट सही है, अभी गैब्री का यूज करके अपना अटैक को और ज्यादा बढ़ा सकता है। और जब बालू पास में आ जाता है तब अपने बाला से वो उस बालू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो तो एक मामूली लकड़ी थी और बीच में ही टूट गई और गुलटी मारकर बीच में खड़ा हो गया। और बालू जैसे का जैसे खड़ा था, लेकिन थोड़ी देर बाद बालू दरम से गिर जाता है। बालू की गिरने की बात ही वहां पर अजीब सा जानवर आ गया, जैसे कि भेड़िया है, लेकिन ध्यान से देखकर पता चलता है कि वो कुछ और ही है, भेड़िया नहीं है। एमसी सोचता है इतना सारे मॉन्स्टर, अब मैं यही काम कर सकता हूँ कि वो है भागना। और एमसी वहां से भागने लगा और उसके पीछे वो मॉन्स्टर। तभी रास्ते में काफी सारे पेड़ की टहनियां आता है, लेकिन एमसी स्लाइड करके उनके बीच से बच जाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे खाई है, और सीधा वो नीचे गिर गया। लेकिन ये तो अच्छा था कि नीचे पानी था, नहीं तो वो अभी तक मारा गया था। एमसी ऊपर तैरकर नदियों के किनारे पर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो पास आता है वहां पर एक इंसान भागते हुए आ रहा था, और जैसे ही वो डॉन के पास आया उसकी कमर के पीछे एक तीर आकर लगा और वो वहां पर मर गया। डॉन आगे गया और वही से छुप कर देखने लगा, और वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होने लगा क्योंकि आगे जंग हो रही थी। लेकिन ये कैसे हो रहा है, क्या ये सब कोई फिल्म की शूटिंग तो नहीं। नहीं, एक मिनट, ये इतना रियल कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। ये तो सच्ची में मर गया। मैं ये सब यकीन तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये सब असली है। तभी डॉन के सामने एक बाला आकर गिरता है। डॉन को एक बुरी फीलिंग हो रही थी। वो उस बाले को उठाता है और जो बांधे मारा हुआ था उसकी कपड़े पहनकर डॉन बाहर आ जाता है। डॉन कहता है उसकी कपड़े मेरे ऊपर अच्छी तरीके से फिट आ गया है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा, अब मुझे यहाँ से भागने के बारे में सोचना पड़ेगा। वो इतना सोच ही पा रहा था कि तब उसके पीछे से एक बंदा सफेद घोड़े पर सफेद आर्मर पहन के डॉन के पीछे उसे मारने के लिए आ गया। डॉन ज्यादा चौकन्ना नहीं था, इसीलिए उसे रिएक्ट करने में कुछ देर तक टाइम लग गया, और उसे बाला लगने ही वाला था और उसकी छाती की तरफ अटैक लगकर बहुत बड़ा शेर हो जाता। लेकिन इन टाइम पर कोई आकर उसे बचा लेता है। जिसने डॉन को बचाया है वो गुस्से में डॉन को कुछ बताता है, लेकिन डॉन को उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आता है। तभी पीछे से वही गोरे वाला आता है और वो कुछ कहता है, जिसकी बात जिसने डॉन को बचाया था। डॉन का सेवियर उससे गुस्सा हो गया और वही डॉन उनको पीछा कर दिया और उस गोरे वाला के सामना करने के लिए आगे हो गया। डॉन वो सेवियर को कहता है, मिस्टर, मुझे नहीं पता है कि तुम क्या कर रहे हो या फिर क्या कह रहे हो, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद करने दो। सेवियर डर के मारे चिल्लाने लगी, कहीं डॉन लड़ाई की समय मार ना जाए। गोरा धीरे धीरे करके डॉन के पास गया। डॉन उसकी भाले को इतना आसानी से और बेहतरीन तरीकों से डॉज करता है कि उस गोरे वाला दुश्मन को समझ नहीं आता, और एक ही बारे में डॉन ने उसका गोरे वाले की गर्दन पर अपना भाला से उसकी गर्दन काट दी। ये देखकर जो सिल्वर सोल्जर था, जो कि व्हाइट आर्मर पहना है, सिल्वर सोल्जर अपना लीडर को मारता हुआ देखकर थोड़ा सा चुप हो गया। उनका जो मोरल था वो डाउन हो गया। ये देखकर सेवियर जोर से चिल्लाता है और बाकी बोन सोल्जर उन लोगों पर हमला करने लगा। सिल्वर सोल्जर अपना लीडर को मारता देखकर थोड़ा सा गुस्से में आ गया और वो लोग सभी डॉन को मारने के लिए आगे बढ़ा। डॉन एक एक करके उन सभी को मार रहा था। उनको मारते हुए डॉन कहता है, तुम लोग कुछ ज्यादा जिद्दी हो,
डॉन ने काफी सारे लोगों को गाल कर दिया था और वो भी अब थोड़ा सा थक गया था। डॉन को हफ्ते हुए देखकर उन सिल्वर सोल्जर की अंदर थोड़ी सी जान आई और फिर से हमला करने के लिए डॉन की तरफ बढ़ने लगी। डॉन ने अपने बालक की दो टुकड़े करे और उसे दो हथियार बना डाला। डॉन हंसते हुए कहता है, अब तुम लोग हमला कर सकते हो, वो भी एक साथ। सिल्वर सोल्जर डॉन की तरफ बढ़ने लगा और डॉन उनकी तरफ। एक एक करके डॉन उनकी गर्दन काट रहा था और किसी हाथ और इतनी बेहतरीन तरीकों से सबको मार रहा था कि जो बोन सोल्जर था उनको भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी सेवियर आकर चिल्ला आकर कुछ कहता है। डॉन तो अभी भी उनको मार रहा था। तभी डॉन के कंधों पर किसी ने हाथ रखा। डॉन उसे मारने ही वाला था, लेकिन वो तो उसका सेवियर था। उस सेवियर ने अपनी आंखें बंद कर लिया था। डॉन उसे देखकर रुक चुका है और वो सेवियर कुछ कहने लगा और उधर उंगली कर रहा था। डॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो कुछ इशारा करके कहता है। डॉन कहता है कि तुम कह रहे हो कि हम रिट्रीट कर ले, लेकिन क्यों? तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा इन सभी को मार के। डॉन आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो सेवियर अपना हाथ से उसे रोकने लगता है और उधर उंगली करके दिखता है, उधर देखो। और जब डॉन उधर देखता है तब वह एक बड़ी सेना उन लोगों की तरफ बढ़ रही थी। वो कहीं हजारों था, शायद लाखों ही, और वो सभी की सभी एक फॉर्मेशन में आ रहा था और इतना तेज की आसपास की धूल उड़ गई थी। डॉन समझ गया था कि वो इतने सारे लोगों को नहीं हरा सकता है और अब की बार वो सांस में ट्रेवल में आ गया था। सेवियर चिल्लाकर कहता है, डॉन समझ गया, अब की बार उसे भागना ही पड़ेगा, वो इतने सारे एनिमीज को नहीं हरा सकता। आखिरकार वो आए कहाँ से है? डॉन जब पीछे देखता है तो काफी सारे सिल्वर सोल्जर उनकी तरफ पहुंच गया था और वो लोग अपने बालों से बोल सोल्जर को मार रहा था। डॉन को अभी भी यकीन नहीं हो रही थी, आखिरकार वो यहाँ पर आया कैसे, वो भी इतना अजीब जगह पर जहाँ का एनिमी इतना ज्यादा खतरनाक और मारने से पहले जरा सा भी सोचते नहीं, इतना बेरहमी से मारता है। एक एक करके वरुण सोल्जर मारा जा रहा था। डॉन की तरफ कम से कम 1000 सोल्जर होगा, लेकिन वो लोग पलट के बार भी नहीं कर सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ हजारों एनिमी से, हजारों शायद उससे भी ज्यादा, 10 गुना 20 गुना ज्यादा। मुझे अभी भागने के बारे में सोचना होगा, नहीं तो मैं यहीं पर मारा जाऊंगा। डॉन भाग रहा था, लेकिन तभी उसके सामने वही सेवियर जो अपने घुटने पर बैठा हुआ था। डॉन उसे अपने कंधों पर उठाकर ले जाने लगा। शायद वो सेवियर अब भाग नहीं सकता था। डॉन को अब कुछ भागने का तरीका सोचना होगा, नहीं तो वो सारे के सारे यहीं पर मारे जाएंगे। वो सेवियर कुछ कहता है। डॉन आगे देखता है तो तब उसे दिखता है आगे कोई रास्ता ही नहीं है। ये देखकर डॉन सोचता है, क्या मैं यहीं पर ही मरने वाला हूँ? ओ शिट, ये तो और भी ज्यादा खराब होने वाला है। तभी वहां पर सिल्वर सोल्जर की आर्मी आ जाता है और वो लोग उंगली करके कुछ कहने लगा। तभी वहां पर काफी सारे आर्चर आ गया। अपनी पोजीशन लेकर उन सभी ने तीर चला दिया है। तीर की बारिश होने लगी और काफी सारे बोन सोल्जर वही पर मारा गया। डॉन अपने हाथों से काफी सारे तीरों को रोक रहा था। अपने आसपास वो चारों तरफ देखता है तो तब बोन सोल्जर्स एक एक करके सारे मारा गया। डॉन कहता है, सेवियर मुझे वहां पर एक गुफा मिला है, चलो वही पर चलते हैं। सेवियर सेवियर, हाँ उसके सेवियर तो काफी सारे तीर लगने की बात वही पर ही मर गया है। डॉन चुपचाप वहां पर खरा खरा सोच रहा था, तब उसके कंधे पर एक तीर आके लगा। उस तीर को डॉन निकलता है। डॉन को अब गुस्सा आ गया था, जिसने उसका जान बचाई उसी को उन लोगों ने मार दिया है। वो जोर से गाली देने लगा। डॉन की तरफ फिर से काफी सारे तीर आई, पर वही सिल्वर सोल्जर का जो लीडर था वो जोर जोर से हंसने लगा। डॉन कहता है, फिर से साला एसोल तीर चला रहा है। कुछ लोग फिर से चिल्लाने लगा और तीर से मार गया। गुफा के आगे काफी सारे बोन सोल्जर मरा पड़ा हुआ था। डॉन एक गुफा के अंदर आ गया था। वो सोच रहा था कि ये मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं यहीं पर छुपा रहूं और जब वो लोग चले जाए तो मैं भी बाहर आ जाऊं। लेकिन जब वो अपनी मुंडी बाहर निकल कर देखता है तो सिल्वर सोल्जर ने अपने हाथ में मार्शल पकड़ लिए हुआ था और वो बोन सोल्जर के ऊपर फेंक देता है। काफी सारे बोन सोल्जर जो अभी पूरी तरीकों से मारा नहीं हुआ था, जलने के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगा और वही सिल्वर सोल्जर की लीडर जोर जोर से हंसने लगा। इतना बेरहम काम करके चारों तरफ आग फैल गई थी। बाहर जाने का अब कोई रास्ता नहीं है। डॉन को तीर लगा था, उसको बहुत सारे खून नीचे फैल गया। अब उसकी मुंह में से खून निकलने लगा। वो जोर जोर से हंसने लगा। क्या मैं यहीं पर मरने वाला हूँ, ऐसा वो सोच रहा था और जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो फिर से जोर जोर से हंसता है। डॉन सोचने लगा, क्या जो गॉड है मुझे पनिश कर रहा है क्योंकि मैं इतना सारा लोगों को मारा? क्या ही मजाक है। डॉन की आंखें धीरे धीरे करके बंद होने लगी।
उसकी आंखें पूरी तरीके से बंद हो पाती, लेकिन तभी जमीन में से एक हड्डी का हाथ बाहर निकला। डॉन की आंखें फट गई और वो बोलने लगा, एक हाथ, ये क्या है? एक कंकाल इस जमीन से कैसे निकल रहा है? अरे नहीं, ये क्या एक गोश्त है? वो कंकाल खड़ा हुआ और धीरे धीरे करके डॉन के पास आया और डॉन कहता है, हे, तुम्हें क्या चाहिए? वहीं पर रहो जहां पर तुम हो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। देखो, मैं पहले ही बहुत सारे लोगों को मार चुका हूँ। वो कंकाल अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह में एक आग का बॉल सा था जो धीरे धीरे करके बड़ा हो गया और पूरा गुफा में फैल गया। डॉन को कुछ नहीं दिख रहा था और जब उसकी आंखें खुली तो अपने आप को नंगा पाता है और आसपास देखने लगा कि वो कहाँ पर है। तभी उसकी दिमाग में एक मेमोरी चलने लगी जिसमें कोई कहता है, मेरा नाम यानिस है और मैं एक डार्क स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हूँ। मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था जिसका नाम क्रिस्टल है। मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता था, कुछ भी, ऐसा कि मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता था। उसके लिए मैं लड़ाई लड़ी दो लाइट स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर के साथ जियानी वैली के अंदर। वो एक भयानक लड़ाई थी लाइट स्पिरिचुअल पावर्स और डार्क स्पिरिचुअल पावर्स के बीच के अंदर। उन्होंने मेरे से कोई भी लड़ाई में जीता नहीं था। मैंने उसे कभी भी ये नहीं कहा जो मैं उसके लिए किया था, उसके लिए वो मुझे थैंक्स कही या फिर वो मुझे रिपे करे, लेकिन वो पैर की सारी बातें टोट डाला, मुझे धोखा दिया। उसने जिनको मुझे मारने को भेजा जब मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड था, और तो और जब मैं मारने वाला था तब मैं जोर से चिल्लाया, क्रिस्टल। मैं उनकी बेइज्जती वाली हंसी कभी नहीं भूल सकता और उनकी किस मेरे सामने उसकी ही लाबार ने उसे धोखा दे दिया और उसके सामने किस किया और उसे मारने के लिए उस बंदा जेन को भेज दिया। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। वो जोर से चिल्लाता है और सेम टाइम पर हमारा डॉन भी चिल्लाता है, क्रिस्टल, और अपनी आंखें खुलता है और बोलता है, हाँ। दरअसल डॉन ने उस बंदे की सोल को एब्जॉर्ब कर लिया था और वो था ब्लड सेक्रीफाइस। इसकी मतलब एन की सोल डॉन के अंदर रिबन हो गई थी। और अजीब बात तो ये है कि डॉन ने उसकी सारी पावर और सारी की सारी मेमोरीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। उसके पास अब डार्क विजुअल पावर आ गई थी और वो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जब डॉन घायल था उसका काफी सारे खून वहां पर गिर गया था जो कि जमीन से स्केलेटन के पास जाकर उसे मिल गया और वो ब्लड सेक्रीफाइस पूरा हुआ। जब भी वो मरा होगा वो यहीं पर मरा होगा और उसका जो स्केलेटन था वो यहीं पर पड़ा था। डॉन की खून से वो जगह गीला हो गया था और उसने डॉन का बॉडी का इस्तेमाल करा अपना सोल एक बेसल बनाने के लिए, क्योंकि एन की बहुत सालों पहले मारा गया था, इसीलिए उसके पास ज्यादा ऑरा नहीं था और डॉन को उसका जो ऑरा मिला वो बहुत ज्यादा कम था। उसके बाद डॉन बाहर जाने लगा और चिल्ला रहा था, मुझे क्रिस्टल को ढूंढना होगा। जब से एन की सोल डॉन की सोल के साथ आकर मिला है, जिन भी चीजों के बारे में एन की केयर करा था वो सारी चीज पर आप डॉन भी केयर करने लगा। डॉन बाहर जाने लगा और उसके कंधों पर जो पत्ती बांधे हुई थी वो उधर देखता है और वो देखता है उधर जो गांव था वो हिल हो गया। एक कितनी ज्यादा बढ़िया पावर है उसकी बॉडी और ज्यादा हल्का लगने लगी। बाहर आकर वो देखने लगता है कि काफी सारे बोन सोल्जर्स जलने पड़े था। डॉन कहता है, डैम निंग सोल्जर्स, मैं तुम लोगों को टुकड़े कर दूंगा। एक मिनट, मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ क्यों रहा है और दुखी क्यों हूं मैं? नहीं नहीं, ये पक्का ही यानकी की वजह से हो रहा होगा। ये मुझे बहुत ज्यादा एनोइंग कर रहा है, ये बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। दो सोल एक बॉडी के अंदर, मुझे इतना ज्यादा डिप्रेशन क्यों हो रहा है? जो भी है, मुझे पहले ऐसे बाहर निकलना होगा और जाकर मुझे उस क्रिस्टल को ढूंढना होगा। सॉरी फैंग वॉरियर्स, मुझे माफ कर देना, मुझे आप जाना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा। मैं अभी हाउटियन इंपायर में हूँ जो यंग बनाया था, जिसका कैपिटल है शांगजिन। इस इंपायर में 9 स्टेट है, जेन, यू, मो, मोंग, निंग एंड चुअन, हुअन एंड शेंची। इसकी बनने की 200 साल बाद जो इंपायर पावर था वो घटने लगी और जो बाकी 9 स्टेट थी उनकी पावर बढ़ने लगी। उनकी पावर इतना बढ़ गई कि उन्होंने इंपायर फैमिली की सामना करने लगी। पहले से कई सारे बदले आ रही थी 9 स्टेट के बीच के अंदर जब यानिंग जिंदा हुआ करता था, लेकिन इंपीरियल पावर की वजह से वो लोग डरे हुए थे, इसलिए उन लोगों ने एक दूसरे के साथ जंग शुरू नहीं करी। लेकिन ऐसा रे उसकी मेमोरीज नहीं है, उसे बस इतना मालूम है कि जो बोरोन्स आर्मर पहना हुआ लोग है वो सारे की सारे फैंग से है और वो यानिंग का होम टाउन है, यानी कि ओसोल का। डॉन भागते भागते एक जगह पर आ गया था जहाँ पर काफी सारे लोग आपस में लड़ रहा था।
डॉन कहता है ए निंग वॉरियर दोबारा से। अच्छा है, मैं सबको मार डालूंगा। और और एनिमीज आ रहा है। जितना मैं सोचा था उससे ज्यादा, कम से कम 100 होंगे। क्या फर्क पड़ता है, बस 100 ही तो है। तभी डॉन जब आगे जाने वाला था, उसे एक आवाज आती है, सामने 100 बंदे हैं। अगर तुम लड़ने के बारे में सोच रहे हो तो तुम मौत को गले लगाने वाले हो। डॉन कहता है कौन? तुम तो फैंग से हो। वो बंदा कहता है अगर मैं फैंग से ना होता तो अब तक तुम मारे होते। डॉन कहता है तुम इतने भी कमजोर नहीं हो। तुम कब मेरे पीछे आए और तुम लड़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? वो कहता है मैं तो बस ऐप पर बैठा हुआ था बिना किसी स्पिरिचुअल पावर के। और वहां पर जाना मतलब मौत को गले लगाना। डॉन को लग रहा था कि वो कोई मास्टर है और वो उसके पीछे कब आया ये पता नहीं चला। डॉन जाकर उसका वाले को ले लेता है और कहता है वहां पर तुम्हारा कॉमरेड्स अपनी जान को दाव लगाकर लड़ाई कर रहा है और तुम यहाँ पर बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे हो। तुम सच्ची में एक डरपोक हो। वो कहता है हमारे पास सिर्फ 20 लोग हैं और वहां पर दूसरे का 100 और लोग कम से कम 15 मिनट से लड़ाई कर रहा है और मुझे लगता है कि वहां पर ज्यादा लोग भी बाचा नहीं है। डॉन पीछे मुड़ जाता है, वो वहां से भाग लेता है। डॉन उस बाले को लेकर जाता है और एक निंग वॉरियर की साथी अंदर घुसा देती है जो ये सिल्वर आर्मर पहना था। और ये सारे की सारे निंग स्टेट का वॉरियर है और ब्रोंज आर्मर वाले फैंग स्टेट से है और ब्रोंज आर्मर वाले फैंग स्टेट से है। एक एक करके डॉन कई सारे निंग वॉरियर को मार देता है। वो लोग चिल्लाता है इसे घेर लो और मार दो। डॉन को इतने सारे लोग को मारते हुए देखकर फैंग वॉरियर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आ जाता है और बोलता है अब हम लोग बच गए। डॉन कहता है तुम सभी की सभी लोग उस तरफ भागो, मैं इन लोगों को रोकता हूँ। और वही जो बंदा डॉन को रोक रहा था वो पत्थर के पीछे से देख रहा था और कहता है अरे वाह, ये बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। डॉन की बात मानकर फैंगरियर और से भाग जाता है। उनके जाने के बाद डॉन अपना भाला आगे फेंक देता है। ये देखकर निंगोरियर को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर डॉन ने अपना वेपन क्यों फेंक दिया है। क्या ये बहुत ज्यादा घमंडी है? तब एक बहुत ज्यादा मोटा हट्टा कट्टा निंगोरियर डॉन के सामने आता है और कहता है हे तुम मेरे साथ लड़ाई करो, मैं तुम्हारी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। डॉन तो बस उसे स्मेल करते हुए देख रहा था। तब वो निंग वॉरियर कहता है तुझे पता भी चलेगा क्या कब तू मर गया। डॉन के हाथ में से डार्क ऑरा निकलने लगा और उस निंग वॉरियर की कुलरी को डॉज करते हुए उसकी सर पर डॉन हाथ रख देता है और उस मोटे की बॉडी पर सब ऑरा फैल गया। वो मोटा कहने लगा मुझे जाने दो। डॉन की आंखें लाल हो गई और एक एक करके वो उस मोटे की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। वही जो बांदा डॉन को जाने से रोक रहा था वो भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया। वो कहता है वाओ, ये तो डार्क फायर है। डॉन कहता है आज तुम में से कोई भी निंग वॉरियर जिंदा नहीं जाएगा। निंग वॉरियर बहुत ज्यादा घबरा गया और बोलता है ये क्या है? आखिरकार ये क्या है? आखिरकार ये इंसान है या मॉन्स्टर? डॉन जोर जोर से हंस रहा था। डॉन कहता है अब तुम सभी लोग इसकी तरह मारने वाले हो। डॉन आगे बढ़ने लगा और अपनी पावर से उन सभी को एब्जॉर्ब करने लगा। एक एक करके उन सब की बस आर्मर बची, उनकी बॉडी का चूरो भी नहीं बचा। धीरे धीरे करके उनका नंबर कम होने लगा और आखिर में कोई नहीं बचा। डॉन यनिंग को थैंक यू कहता है कि उसकी वजह से ये ट्रिक काम आ गई और ये बहुत ज्यादा अच्छा तरीका है एब्जॉर्ब करने का। अच्छा तो ये फायर ऑफ डार्कनेस है इंटरेस्टिंग। ये वन ऑफ द मोस्ट डार्कनेस स्किल है डार्क स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर का। इसका मतलब इसके साथ डॉन का मिलना बुरी बात भी नहीं है। तब वही बंदा बोलता है तुम एक डार्क स्पिरिचुअल हो। जो डार्क स्पिरिचुअल मास्टर है वो दो फैक्शन में डिवाइड है, इंटरनल और एक्सटर्नल। वैसे इस दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इन दोनों को ही अपना पावर को बढ़ाने के लिए फिनोमा का जरूरत पड़ता है और वो लोग इसे इंक्रीज करने के लिए ट्रेन करता है। लेकिन जो इंटरनल फैक्शन है डार्क विजुअल मास्टर, वो अपना पावर को लगातार फाइटिंग से इम्प्रूव करता है। अपने ओपोनेंट को फायर ऑफ डार्कनेस से मार के उनकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। डार्कनेस ऑफ लाइट फैक्शन के बीच में हमेशा फाइट होता है और डार्क फैक्शन को सफेद कर गया था। इसकी मतलब डार्कनेस मार्शल आर्ट्स का सबसे बड़ा एक्सपर्ट था जो कि दूसरे की पावर को एब्जॉर्ब कर सकता था अच्छे तरीकों से। उसके पास ज्यादा पावर नहीं थी इसलिए उसने निंग वॉरियर को एब्जॉर्ब कर लिया और वो नहीं चाहता है कि कोई जाने उसके पास डार्क पावर है, इसलिए वो वहां से फैंग वॉरियर को वहां से भगाया। डॉन कहता है ये तो तुम हो। वो कहता है अरे चिंता मत करो,
मैं कुछ नहीं करूंगा। डॉन उसके पास आकर कहता है, तुझे कैसे मालूम है कि ये फायर ऑफ डार्कनेस है, जबकि तुझे स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट्स आता भी नहीं है? क्या तूने इसको पहले कभी देखा है? वो कहता है, नहीं, लेकिन मैंने इस दुनिया में जितने भी किताब है वो सबको पढ़ रखी है। ऑफ कोर्स उसके अंदर डार्क मार्शल आर्ट्स बुक भी है। तुम्हें यकीन करना होगा जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ। डॉन अपने हाथ में एनर्जी लेकर आता है और कहता है, वेल, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें सीक्रेट को जरूर बताओगी कि मैं एक डार्क स्पिरिचुअलिस्ट हूँ, इसलिए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, क्योंकि मारे हुए लोग बोलते नहीं। वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, अगर तुम मुझे मारोगे तो इसमें तुम्हारी नुकसान होगा। डॉन कहता है, और उसकी वजह? वो कहता है, क्योंकि इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा नॉलेजेबल और स्मार्टेस्ट बंदा हूँ। तुम्हें मेरे जैसा एक बंदा का जरूरत पड़ेगी अपने टाइट देखने के लिए। तुम्हें मेरी मदद पड़ेगी। और बाय द वे, मेरा नाम क्यूजेन है। डॉन जोर जोर से हंसने लगा और कहता है, अगर तुम इतने ही नॉलेजेबल हो तो तुम एक सोल्जर क्यों हो? अब तक तुम एक बड़े अधिकारी बन गए होते। जेन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बस एक आम आदमी हूँ, और एक सिविलियन इतना जल्दी कोई ऑफिसर कैसे बन सकता है? जितना लोगों को मैं मारूंगा उतना ही आर्मी में मेरी रैंक बढ़ती जाएगी। दुश्मनों का सिरों को काटकर तुम अपने रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हो, और तुम मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, और मैं स्मार्ट। हमारी जोड़ी धूम मचा देगी और हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हाई रैंक में पहुंचने में। तो क्या कहते हो? अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो मुझे अकेला छोड़कर? डॉन कहता है, तुम्हें कभी भी इंडिविजुअल मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस नहीं किया है ना? तुम मेरे लिए बस एक बोझ हो, और मैं जो भी रैंक हो उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरा रैंक से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं अपना काम से जा रहा हूँ। जेन कहता है, ए, इतना भी घमंडी मत बनो यार, तुम तो मुझे एक लूजर समझ रहे हो। मैं बहुत ज्यादा समझदार हूँ, मुझे सब पता है। डॉन कहता है, ठीक है मिस्टर समझदार, बाय बाय। जैन कहता है, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। कहाँ जा रहे हो? डॉन कहता है, मैं जा रहा हूँ मून सिटी। जैन कहता है, मून सिटी? वही जो सनसेट पार्क के पीछे है। तुम वहां पर क्या करने जा रहे हो? डॉन कहता है, हाँ वही। जैन कहता है, मैंने तुम्हें बताया है, मैं सब कुछ जानता हूँ। और वही बात मून सिटी का, यही क्यों लोग मून सिटी को पहचानता नहीं है, क्योंकि जो मून सिटी है उसे खंडर बनने हुए 6 साल हुआ है। डॉन जैन को पकड़ लेता है और बोलता है, तू झूठ बोल रहा है। जैन कहता है, नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मून सिटी हिस्ट्री में लिखी गई है। डॉन सोचता है शायद ऐसे ही बोल रहा है, क्योंकि यानिंग की जो बॉडी थी वो स्केलेटन बन गई थी। जैन के साथ बात करने के बाद डॉन को पता चलता है कि ये 850 सिया ईयर है, 885। डॉन शॉक में था। ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी मतलब जो यानिंग की बॉडी थी वो 550 साल से वहां पर पारी हुई थी। मतलब जो क्रिस्टल है वो मर गई, और वही जुआजेन भी जो कि यानिंग को मारा था, वो लोग 500 साल तो जी नहीं सकता, तो उसकी बदले का क्या? वो कहा जाएगा। आह, ये कैसे हो गया? जैन कहता है, तुम्हें क्या हो गया? डॉन बताता है, अब मुझे नहीं मालूम मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ रहना है, या फिर मुझे क्या करना है। मैं सब कुछ खो दिया। जैन कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ब्रदर, ये दुनिया बहुत बड़ी है, तुम्हें यहाँ कुछ न कुछ मिल जाएगी। उसे छोड़ो, अभी हमें ऐसे भागना पड़ेगा। डॉन कहता है, भागना? जैन कहता है, जो ये लड़ाई थी एक गलत जगह पर गलत टाइम पर, और हम गलत जगह पर है। 2 लाख की आर्मी अलग अलग जगह पर फैल गई है। हमें भागना होगा, नहीं तो हम यहीं पर मारा जाएंगे। वाइंडिंग केलन 2 नेबर कंट्री है, और ये जंग उन दोनों के बीच में कभी खत्म ही नहीं होगी। और ये सब कुछ शुरू हुई है इस रिवर की वजह से। हालांकि इसमें कोई बुरे नहीं है कि हम फाइट कर रहे हैं इस रिवर के लिए, लेकिन हमें इस साल में काफी सारे जंग का सामना करना पड़ा इसके लिए। और ये कहना मुश्किल है कि इसके बाद हम कभी भी वापस जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। जब से वाइन कंट्री बना है तब से ये जंग खत्म ही नहीं हुई है। बाय द वे, मुझे तुम्हारे नाम नहीं मालूम, तुम्हारे नाम क्या है? डॉन कहता है, मेरा नाम टॉमिन है। जैन कहता है, मुझे लगता है तुम्हें आर्मी में रहना चाहिए। तुम इतना स्ट्रांग हो कि तुम तुम्हारी एबिलिटी से बहुत ही जल्दी बहुत ऊपर रैंक में जा सकते हो, और मुझे भी एक बैकर मिल सकता है। आपसे मैं डॉन को टॉमिन कहूंगा। टॉमिन कहता है, तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो? जैन कहता है, हाँ ऐसा ही समझ लो। मुझे तुम्हारा सीक्रेट मालूम है, और तुम्हारा सीक्रेट तुम्हारा साथ रहेगा तो तुमको सही लगेगा, है ना? चिंता मुक्त हो जाओगे तुम। टॉमिन कहता है, ये काम तो मैं तुम्हें मार के भी कर सकता हूँ,
जैन कहता है तुम ऐसा नहीं करोगे। टॉमिन कहता है तुम्हें कैसे मालूम? जैन कहता है क्योंकि तुम सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इतना ज्यादा अच्छा दिमाग का स्ट्रेटेजिस्ट को नहीं तो क्रॉस कर दोगे, तुम्हें आगे पता चल जाएगा मैं इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हूँ। हम यहाँ पर ज्यादा टाइम तक के लिए नहीं रह सकते हैं, चलो चलते हैं, यहाँ पर बहुत खतरा है। अगर एक बार हमने टोंगमैन को पार कर लिया तब हम वहाँ पर सेफ हो सकते हैं। टोंगमैन एक इम्पोर्टेंट सिटी है वेस्टर्न बॉर्डर पर जो कि वन कंट्री की पास में है और वो एक ऐसा गेटवे है जहाँ से वेस्ट कंट्री का रास्ता बना हुआ है। टोंगमैन के बाहर ईस्ट रिवर है जिसके लिए वन कंट्री और कम कंट्री फाइट कर रही है। हालांकि टोंगमैन के अंदर बहुत बड़ी जमीन है जो सीधा सोल्ट सिटी पर जाता है और जो वन कंट्री है उसके आसपास कोई भी बैरियर भी नहीं बना हुआ है। जैन कहता है टॉमिन तुम कौन सा लेवल पर हो? टॉमिन कहता है बस इंस्पिरेशन पर। जैन कहता है मुझे मालूम था जो फायर ऑफ डार्कनेस है जो तुमने इस्तेमाल किया मुझको अच्छे से याद है ये फर्स्ट लेवल ऑफ डार्कनेस की फायर है। टॉमिन कहता है अब मुझे पता चल गई कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। जैन हंसने लगा और वो और चीजें बताने लगता है। फायर ऑफ डार्कनेस 3 लेवल में डिवाइड है। पहले लेवल बर्निंग ऑफ डेथ जो तुमने इस्तेमाल करा जिसमें बंदे का बॉडी जल जाता है और उनकी 50% पावर एब्जॉर्ब हो जाता है। सेकेंड लेवल है बर्निंग ऑफ सोल जिसमें आत्मा को भी मेल करा जा सकता है और उनके 100% पावर को एब्जॉर्ब कर लिया जा सकता है। थर्ड लेवल है बर्निंग ऑफ पिटिशन जिसके अंदर इस दुनिया का किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर सकते हो उसे जलाकर। लेकिन जब से स्पिरिचुअल पावर का जन्म हुआ है कोई भी इस लेवल तक पहुंच नहीं पाया है जहाँ तक मुझको मालूम है और मैंने कभी भी नहीं सुना है कि कोई भी थर्ड लेवल को अचीव किया है। मैं एक कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास ये स्किल होगी। हूना में स्मार्ट। टॉमिन जेन का मुंह बंद कर देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है क्योंकि टॉमिन को कोई खतरा महसूस हुआ। टॉमिन आगे जाता है तभी उस पर एक फैंगरियर हमला कर देता है लेकिन टॉमिन उसे आसानी से मुक्का मारकर नीचे गिरा देती है। टॉमिन कहता है सोल्जर ऑफ ऑइन का और भी लोग आ रहा है जिसने मुक्का खाया था। वो बोलता है रुक जाओ ये हमारी तरफ ही है, ये तो वही है जिसने हमारी जान को बचाया है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये हमारी साइड से है। हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे अभी, हमें लगा था कि तुम मर गए, तुम जिंदा हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिसने टॉमिन पे हमला किया था वो कहता है तुम हमारी तरफ से ही हो। सॉरी मुझे लगा था तुम काम आर्मी की तरफ से हो क्योंकि मैं पहले तुम्हें अच्छे तरीकों से नहीं देखी थी। और गाइस राइटर ने यहाँ पर वाइन आर्मी का नाम काम आर्मी कर दिया और काम आर्मी का नाम वाइन आर्मी कर दिया है और टॉमी इनके साथ का फैंग आर्मी अब वाइन आर्मी है। पहले एक काम आर्मी था और निंग आर्मी अब काम आर्मी है जो कि टॉमिन के एनिमी है। आप टॉमिन कहता है तुम लोग आखिर भागे क्यों नहीं, यहीं पर क्यों छुपे हो? वो कहता है हम और नहीं भाग सकते। जैन आकर कहता है हे तुम लोग भी टॉमिन के साथ चलो, अगर तुम लोग मानना नहीं चाहते हो यहीं पर उनकी हाथों पर। जब काम आर्मी यहीं पर आ जाएगा तब उन्होंने तुम सबको मार देगा। जैन कहता है टॉमिन मुझ पर यकीन करो ये लोग मुसीबत नहीं है, अगर ये लोग हमारे साथ रहेगी तो हमें और ज्यादा सेफेस्ट फील होगा। अगर तुम इनको जाने दोगे तो ये सारे लोग मारे जाएगी। टॉमिन कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी, चलो चलते हैं। जैन कहता है तुम लोगों ने सुन लिया, टॉमिन ने हाँ कर दिया, जल्दी करो हमें फॉलो करो। 865वां एम्पायर कैलेंडर। टॉमिन और जैन अपनी कहानी शुरू करते हैं। डॉन और एर्निंग की आत्मा मिलने के बाद उसकी एक नई लाइफ शुरू हुई है और वो बनाने वाला है लीजेंड ऑफ ऑइन कंट्री, यहाँ तक कि द एम्पायर ऑफ ग्रेट पैराडाइज। वो लोग आगे बढ़े। जेन कहता है हम लोग यहीं पर छुपे रहेंगे, जब कम आर्मी आएगी हम चेक करेंगे उनके पास गोरे है कि नहीं, लेकिन अगर उनके पास गोरे होंगे तो हम उनके साथ फाइट कैसे करेंगे। वो लोग आगे चले गए, वहां पर जरियों पर छुपे हुए थे। जेन कहता है यहाँ से कम आर्मी जाएगी और फिर हम देख सकते हैं कि उनके पास गोरे है कि नहीं, लेकिन हम उनसे गोरा कैसे लेंगे। टॉमिन कहता है ऑफ कोर्स उनसे डकैती करके। जैन कहता है उनसे कैसे ये करेंगे। वही एक कहती है टॉमिन ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है, कुछ न कुछ दूसरा तरीका जरूर होगा। रुक जाओ वो लोग आ रहा है, वो लोग हमारे लोगों को मार रहे हैं बास्टर्ड। तभी उनके अंदर से एक बहुत स्ट्रांग बंदा निकलता है और वो एक ही बार से 3 लोगों को मार देता है और अब तुम लोग भी मारने वाले हो। वाइंड वॉरियर डर गया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि
अब वो भी मारे जाएंगे। वो लोग जोर से चिल्ला रहा था कि कोई तो हमारी मदद करो। जेन कहता है टॉमिन शांत हो जाओ, शायद हम टॉमिन टॉमिन कहाँ गया? टॉमिन ने आगे जाकर उस कामेरो की मुंह पर मुक्का मार दिया था। वो थोड़ी पीछे गया और फिर अपने आप को संभाल लेता है। जैन चिल्ला रहा था, टॉमिन कांप गया, टॉमिन कांप गया। तुम उसे कैसे जाने दे सकते हो? वो अभी अकेला है। वही कामोरी और हंस रहा था। वो अपनी स्पेयर में एनर्जी भर रहा था और टॉमिन के सामने गया। वो इस्तेमाल कर रहा था विजुअल एसोसिएशन ऑफ वेपन। वो बंदा टॉमिन पर हमला करने लगा। टॉमिन उसे डॉज करते हुए उस कामेरोर की छाती पर एक कट लगा हुआ था और टॉमिन और एक कट लगा कर कोरस का निशान बना देता है। अपने लीडर पर हमला होता हुआ देखकर एक कामोरियर बोलता है, सन ऑफ ए बिच, मार दो उसे। ये सुनकर काफी सारे लोग आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो उसे रोकता है और कहता है, तुम सभी लोग वही रुक जाओ, ये मेरा शिकार है। टॉमिन उस पर हमला करता है। उन दोनों की भयंकर लड़ाई हो रही थी। टॉमिन भी बहुत ज्यादा इविल हंसी हंसने लगी थी। टॉमिन उस बंदे के सर पर पैर रख के उसकी कमर पर अपनी तलवार घुसा देता है और जब वो उस पर हमला करता है तब टॉमिन खुद का सर पर तलवार से अटैक कर देता है। लेकिन वो हंस रहा था क्योंकि उसने टॉमिन को गले से पकड़ लिया। वो उसे जोर से चापने लगा। टॉमिन की मुंह से खून निकलने लगा। टॉमिन नहीं रुकने लगा था और वो उस बंदे का मुंह पर अपने हाथ को रखता है और टॉमिन कहता है, मैं तुझको खाने वाला हूँ। टॉमिन की आंखें लाल हो गई और अपने पावर से बड़े से बंदे को एब्जॉर्ब करने लगा और कुछ ही देर में वो वहां से गायब हो गया। जहां चिल्लाकर बोलने लगा, जो लीडर था काम का वो मारा गया है, जल्दी करो, फाइट बैक करो। कई सारे ऑयन सोल्जर आगे बढ़ के उनको मारने लगा, किसी को भी जाने मत देना, मार दो सबको। और टॉमिन एक जगह खड़ा होकर उन सभी को देख रहा था। लड़ाई के बीच जेन टॉमिन के सामने आता है। वो सोच रहा था, शायद इसी इंसान को मैं ढूंढ रहा था कब से। जैन कहता है, ये दोबारा मत करना, ये तुम्हारा लाइफ है, तुम मार सकते हो। टॉमिन कहता है, ये तुम्हारा काम नहीं। जैन कहता है, शायद मेरा था, लेकिन अब नहीं। तुम्हारा जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है। मैं नहीं चाहता हूँ तुम मर जाओ। मेरी होप तुम्हारे ऊपर लगी हुई है। जब तक तुम साथ रहोगे तब तक हम इस बारी दुनिया में बहुत बड़ा कुछ बन सकते हैं। हाँ, ये क्या है? टॉमिन कहता है, मुझे मालूम है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। जैन वो टोकन को उठाता है और बोलता है, ए कैप्टन ऑफ थाउजेंड्स। अरे रे रे, ग्रेट मेरिट। टॉमिन, तुम्हें मालूम है कि तुम किसको मारा है? कैप्टन ऑफ थाउजेंड्स को। टॉमिन कहता है, तुमने ही तो कहा था दुश्मन की काटे हुए सार से रिवॉर्ड मिलता है, उसका सार तो बचा नहीं। जैन कहता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास ये टोकन है और इतना सारे लोग भी जो गवाही दे सकता है। तुम एक काम मेरे ऊपर छोड़ दो और बाकी लोग दुश्मनों की सार काट दो। हमें रिवॉर्ड भी तो लेना है बाद में। रात हो चुकी थी। टॉमिन जेल से पूछता है कि हमारे पास अब कितना लोग बचा है। जैन कहता है, 100 से ज्यादा, और मैं उन सोल्जर को 4 टीम में डिवाइड कर दिया है और उनमें से सबसे ज्यादा जो पुराना लोग था उनको टेम्पोररी लीडर बना दिया और तुम उनकी कैप्टन और मैं वाइस कैप्टन। टॉमिन कहता है, जेन क्या हम अभी भी टोंगमेन जा रहे हैं? जैन कहता है, ऑफ कोर्स हम जा रहे हैं। टॉमिन पूछता है, हम इतना सारे लोग हैं लेकिन गोरे नहीं, बताओ तुम्हारे पास क्या प्लान है? जैन चुप हो गया। वो कहता है, क्यों ना हम चलते रहे और रास्ते में हमें शायद गोरा मिल जाए, है ना? ये ठीक है ना? लेकिन वो छोड़ो, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ तुम्हारे 4 लेफ्टिनेंट को और तुम सब आओ एक एक करके और अपना अपना इंट्रोड्यूस करो। वो लोग कहता है, मैं हूँ यू हुआ, मैं जांगबो, और मैं हूँ ली यू, और मैं हूँ जोंगजेन। हेलो कैप्टन टॉमिन। टॉमिन कहता है, बहुत बढ़िया, अब तुम लोग सोने के लिए चले जाओ क्योंकि कल एक कठिन दिन होने वाला है। कल होगी बारिश। कल सुबह सुबह बारिश शुरू हो गई। जब वो लोग जा रहे थे उन्हें समझ में आ गया था, मतलब टॉमिन को, क्या अगर ऐसे ही चलने लगा तो 3 दोनों छोरो 10 दिनों में भी टॉमिन टोंगमेन में पहुंच नहीं पाएगा। तभी जैन कहता है, हम लोग 4 घंटों से चल रहे थे, हम बहुत ज्यादा थक गए, क्यों ना हम आराम कर ले? टॉमिन कहता है, ठीक है। काहे सारे लोग बहुत थक गए थे। जैन तो पूरा लेट गया। टॉमिन जंगबाओ को अपने पास बुलाता है, उससे पूछता है, जब भी जो ब्रेक है अगर वो 5 मिनट से ज्यादा हो जाए
तो इमीडिएटली एक सोल्जर को गार्ड करने के लिए भेज दो, ताकि हम ये चेक कर सकते हैं हमारे पीछे कोई भी एनिमी नहीं है। जैंगबो कहता है ओके, लेकिन कैप्टन ये 5 मिनट्स क्या होता है, मतलब कितना होता है? टॉमिन कहता है जो ये इंस्टेंस होती है वो जितना देर में खत्म हो जाता है बस उतना ही। जैन कहता है टॉमिन तुम कुछ ज्यादा ही केयरफुल हो रहे हो। टॉमिन कहता है जैन ये याद रखना, तुम कभी भी बहुत ज्यादा केयरफुल नहीं हो सकते। एक बंदा भागते हुए आता है, कैप्टन टॉमिन हमें एनिमी स्पोर्ट्स कर रहे हैं। वो लोग बहुत दूर है, लेकिन देखकर लगता है वो लोग कम से कम हजारों है और उनके पास गोरे भी है। टॉमिन खुश हो गया है कि गोरे, बढ़िया, हम लोग हमला करेंगे, सभी लोग सारे निशान मिटा दो। हम लोग हमला करेंगे, सभी लोग सारे निशान मिटा दो, कोई भी निशान मत छोड़ना, वो लोग आ रहे हैं। जैन कहता है मुझे कुछ नहीं देख रहा है। टॉमिन कहता है इडियट, सर नीचे रखो। जैन कहता है अरे नहीं, ये तो डांसर है, डांसर एक फैमिली का फर्स्ट नेम है। टॉमिन कहता है ये ऑन पीपल है। जैन कहता है एग्जैक्टली, ये हमारा लोग है, द डांसर्स। जो ऑन सिटी है उसके अंदर 4 स्कूल मतलब 4 नोबल फैमिली है, कोलोकर, जियांग, डांसर, लियांग। टॉमिन खड़ा हो जाता है और बोलता है चलो सभी लोग खड़ा हो जाओ और बाहर आ जाओ। जैन कहता है रुको टॉमिन। टॉमिन सबसे आगे का गोरे के सामने खड़ा हो गया है। टॉमिन कहता है बाहर आ जाओ, ये सब हमारी लोग है। वो जो बंदा लीडर सामने था वो अपना मन में कहता है हरवे आर्मी। वो कहता है तुम्हारा कैप्टन कौन है, अपनी रिस्पेक्ट दो डांसर जनरल को मेरे साथ। टॉमिन कुछ नहीं कहता है और चुपचाप खड़ा था। जैन टॉमिन के पास आकर कहता है टॉमिन इनके पास मिलिट्री पावर है, नोबिलिटी पीपल को ओपन मत करो। टॉमिन कहता है मेरा साथ चलो जैन। जैन देखता है हाँ ये अच्छा आइडिया है, अगर हम डांसर के साथ जाएंगे तो हमारा जिंदा रहने का चांस बढ़ जाएगी। वो लोग और भी आगे जा रही थी जहाँ पर एक लड़की घोड़े पर बैठी हुई थी। वो कहती है हे तुम्हारी कॉर्प्स कहाँ है? जैन अपने मन में कहता है क्या ये लेडी वो है? जैन अपने घुटनों पे आकर कहता है मैं हूँ जैन जनरल। जैन जब अपनी साइड में देखता है तब उसे कोई आवाज नहीं आता है। वो अपने मन में बोलता है टॉमिन क्या कर रहे हो, अपनी घुटनों पे आओ। वो लड़की कहता है कि ये सब तुम्हारा लोग है। टॉमिन चुपचाप खड़ा था छाती फाड़ कर। टॉमिन कहता है ये लोग भटकते हुए था और मैं टेम्पोरली इनके साथ टीम अप करके रखा है। वो कहता है तुम्हारा नाम क्या है? टॉमिन कहता है टॉमिन। ये सुनकर वो लड़की हंसने लगा जोर जोर से। वो कहता है गुड बॉय, तुम और तुम्हारा लोग मेरे साथ चल सकते हो। तुम और तुम्हारा डिजर्ट्स की मतलब जंग से डरकर भाग गए हो। जैन आगे आता है और बोलता है क्या? नहीं नहीं जनरल, हमने दुश्मनों के साथ काफी सारे फाइट कर रखा है और तो हमने काफी सारे लोगों को मार भी दिया है, जिनमें से एक कैप्टन ऑफ 1000 भी था। ओलर के सुनकर शॉक्ड हो गया। तब जैन कैप्टन ऑफ 1000 का टोकन निकलता है और बोलता है ये है उसका टोकन। वो कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है, वो इंग इसे चेक करो, क्या ये असली है या नकली? वो कहता है हाँ ये असली है। आखिर उसको किसने मारा? जैन कहता है मैंने। नहीं नहीं, उसको टॉमिन ने मारा है और ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है। वो कहता है हे टॉमिन तुम्हारा रैंक क्या है? टॉमिन कहता है मैं बस एक सोल्जर हूँ। वो लेडी सोच रही थी टॉमिन एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है, लेकिन उसने आर्मी को ज्वाइन करा और वो आखिर जार टैलेंट एकेडमी में क्यों नहीं गया? ये बहुत अजीब है, मुझे एक चेक करना पड़ेगा। और उसके बाद वो अपनी माइंड रीडिंग स्किल का यूज करके टॉमिन को देखने लगी। उसका ऑरा देखने के बाद वो बोलने लगी तुम एक डार्क स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हो। जब वो लोग ये सुनता है सारे के सारे लोग टॉमिन को देखने लगा। टॉमिन की मेमोरी पास्ट में गई और ये मेमोरी एनिंग की थी। जब एनिंग भाग रहा था और उसके पीछे काफी सारे बच्चे पड़े हुए थे, 2 बच्चे उसे पकड़ पकड़ कर मार रहा था। एनिंग भीख मांग रहा था कि उसे कोई बचाओ। कोई लड़की उसके पीछे भागते भागते आती है और बोलती है प्लीज मैं भीख मांगती हूँ, उसे अकेला छोड़ दो। जाते हुए वो बच्चा बोलकर जाता है कि एनिंग याद रखना, अगर तू और भी डार्क स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करेगा तब हम तुझे मार देंगे। डार्क और ब्राइट फैक्शन कभी भी एक साथ नहीं रह सकता। आपसे हम जब भी तुझे देखेंगे तब तुझे मारेंगे, इसलिए जल्दी से डार्क स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना बंद कर दे और यहाँ से दफा हो जा। और याद रखना लिटिल बस्टर्ड, ये तेरे लिए अच्छा होगा।
ये सब की याद आते ही टॉमिन का आंखें लाल हो गई। जेन कहता है, टॉमिन ये तू क्या कर रहा है? और ये लड़की ओ का मुंह पर पसीने आ गया था। ये लोग खाली बेड प्रैक्टिशनर नहीं है, उनको ये भी पता चल गया था कि वो डार्क प्रैक्टिशनर है और उसे जिंदा रहने के लिए अब फाइट करना पड़ेगा। उनके लीडर कहता है, जनरल्स को प्रोटेक्ट करो। लेडी वू कहता है, पीछे हट जाओ। और टॉमिन हमारा दुश्मन नहीं है। और टॉमिन शायद तुम ये नहीं चाहते हो कि हमें पता चल जाए कि तुम एक डार्क प्रैक्टिशनर हो। क्या तुम्हें ये नहीं मालूम है जो किंग ऑफ पॉइंट है उन्होंने डार्क प्रैक्टिशनर को अलाउ कर दिया है। जो भी इस पॉइंट एम्पायर का लॉयल है सभी को टैलेंट एकेडमी में एक्सेप्ट कर लिया गया है। तुम शायद टैलेंट एकेडमी में ज्वाइन नहीं किया है क्योंकि तुम एक डार्क प्रैक्टिशनर हो, इसलिए टॉमिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैन टॉमिन के पास दौड़ के आ गया था और बोलता है टॉमिन को, हाँ ये सब कुछ सच है। टॉमिन बहुत बढ़िया, तुम्हें अब अपने टैलेंट को छुपाने का जरूरत नहीं है। जैन टॉमिन से कहता है, टॉमिन अपनी मुंडी हिलाओ। लेडी वो कहती है, मुझे मालूम था। इंटरेस्टिंग, व्हाट ए आउटस्टैंडिंग बॉय। अब से तुम मेरे थर्ड कॉर्प्स की कैप्टन हो। जैन कहता है, क्या? टॉमिन जनरल को थैंक यू बोलो। टॉमिन कुछ नहीं कहता। लेडी वो कहता है, तुम्हारा वेलकम टॉमिन, तुम इसे डिजर्व भी करते हो। तुमने जाओ यांग को मारा है, लेकिन अभी ऐसा टाइम आया है कि मैं तुम्हें 1000 सोल्जर दे सकूं, इसलिए तुम अपना पुरानी ही टीम को लीड करोगे। तब जेन कहता है, कांग्रेस टॉमिन, या कहूँ कैप्टन टॉमिन। टॉमिन कहता है, मुझको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जैन कहता है, हा हा हा, समझ गया, तुम्हें कैप्टन बनना नहीं है क्योंकि तुम एक जनरल बनना चाहते हो और मैं हूँ जैन, तुम्हारा असिस्टेंट और आपसे वाइस जनरल, और तुम सीनियर जनरल जो कि फ्यूचर में एक सीनियर जनरल बनने वाले हो। टॉमी सोच रहा है, मैं तो हाँ ही नहीं किया। तब लेडी वो कहता है, चलो चलते हैं। टॉमिन वो सोच रहा था, मुझे यहाँ से कैसे न कैसे लीव करना पड़ेगा। तभी टॉमिन के सामने कोई बंदा आता है जिसके पास टॉमिन सबसे पहले गया था। वो बंदा बोलता है, मेरा नाम उई है और मैं थर्ड कॉर्प्स का हेड हूँ। मुझे माफ कर देना जो भी हुआ, और एक गोरा मेरा तरफ से तुम्हारे लिए। टॉमिन कहता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, थैंक्स जनरल। उई कहता है, अब से हम दोस्त थे, मुझे जनरल मत कहो। प्राइवेट में तुम मुझे अपना बड़ा भाई बोल सकते हो। टॉमिन कहता है, ठीक है ब्रो। जैन अपने मन में सोच रहा था, टॉमिन तुम एक जीनियस हो, तुम पर ट्रस्ट करके मैंने सही करा। वही कहता है, मैं तुम्हें एक नया टैग और एक नया कपड़े देता हूँ। और रही बात तुम्हारी सोल्जर्स की, अभी हमारे पास उनके लिए सामान नहीं है। हमारी बहुत ही कठिन लड़ाई हुई है। हमारे पास थर्ड और फोर्थ पे 20,000 लोग था, लेकिन वो सारे के सारे मारे गए। हमारे पास 10 कैप्टन था, उनमें से 5 मारे गए और 2 इंजर्ड है, और सिर्फ 3 है जो बैटलफील्ड में खड़ा हो सकता है। हमें सिर्फ कैप्टन नहीं, लोग भी चाहिए। ये अच्छा खबर है कि लेडी सेफ है, हमें उनको सेफ रखना है। सभी लोग आगे बढ़ने लगे। टॉमिन जेन को बुलाता है और जेन भागते भागते आता है। टॉमिन उसे काफी सारे बातें पूछता है, जिसकी बात उसे पता चलता है जिसने टॉमिन को जनरल बारे रैंक दी वो है ऊ मेई। वो है फर्स्ट डॉटर, हेड ऑफ ऊ फैमिली, और उसकी साइड में थी ऊ इंग द सेकंड डॉटर। लेकिन याद रखना, टॉमिन जैसे वो दिखता है वो उस तरह का नहीं है। वो लोग कोल्ड ब्लडेड मर्सीलेस बांदी है, तुम्हें उनसे संभल के रहना चाहिए। रात हो गई थी। उई टॉमिन के लिए तलवार और नया कपड़े लेकर आता है और उसके लिए एक नया टैग भी था। जैन कहता है, ये बहुत ज्यादा बढ़िया कूल। टॉमिन जनरल ने अपनी प्रॉमिस पक्का किया, अब तुम कैप्टन ऑफ थाउजेंड बन चुके हो। टॉमिन कहता है, ओ बाय द वे, मैं चाहता हूँ जैन मेरा असिस्टेंट बने, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? उई कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पर चीजों को सिंपल रखना और मेरा साथ चलो, जनरल तुम्हें बुला रहा है। टॉमिन अपना नया कपड़ा पहनकर चला आता है। टॉमिन को कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि जो ऊ मेई है टॉमिन को अकेला उसकी टेंट में बुलाता है। टॉमिन पूछता है, आखिर इतने रात में जनरल ने मुझको किस काम से अपनी टेंट के अंदर बुलाया है? टॉमिन उमे को देखता है और फिर अपना मुंडे को साइड कर लेता है क्योंकि उमे उसे अजीब तरीकों से उलझा रही थी। उमे ये देखकर हंसने लगी और टॉमिन की तारीफ करने लगी और बोलती है, ये सूट उसके ऊपर बहुत अच्छा लग रही है, और टॉमिन तुमने काफी सारे लोगों को भी मार गिराया है, तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो। और वो टॉमिन को अपने पास बैठने के लिए बोलता है।
वो पूछती है, क्या ये स्वॉर्ड चलाना आसान है? टॉमिन कहता है, हाँ। फिर वो अपने टॉमिन के पास आकर कहती है, ये मेरा फादर ने मेरी 18th बर्थडे पर गिफ्ट दिया थे और मुझे लगा ये तुम्हें अपने पास रखना चाहिए। वो टॉमिन की मुंह के पास आकर अपना आंखें बांध कर लेती है। टॉमिन कुछ नहीं करता। टॉमिन सिर्फ बोलता है, थैंक यू वेरी मच। ये सुनकर उमेई अपना आंखें खोल लेती है और खांसते हुए बोलती है, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है दुश्मन की सोल्जर्स के बारे में। उन्होंने अपना अड्डा बना रखा है और वहां पर 8000 सोल्जर से ज्यादा है। अगर दूसरे भाषा में बोला जाए तो हमारा सामना होने वाला है उन 8000 सोल्जर के साथ। चीज बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन एक सोल्यूशन है। हालांकि दुश्मन हमसे ज्यादा है, लेकिन हमारे पास एक तरीका है। हम एक एलिट टीम को उस बेस में हमला करने के लिए भेज देंगे। जब वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा तो तब हम दो तरफ से उन पर हमला कर देंगे और हम लोगों से तुम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हो। तुम उस एलिट टीम में जाओगे। तुम्हारा लोगों को मैं संभाल लूंगी। और मुझे लगता है मेरे लिए टॉमिन मौत के मुंह पे जाने के लिए माना नहीं कर देगा। टॉमिन कहता है, हाँ मैं माना नहीं करूंगा, खास करके अभी जबकि चीजें इतना सीरियस हो गया है। मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा इस काम को कंप्लीट करने में। उमे कहती है, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। अगर ऐसी बात है तो टॉमिन तुम आज रात यहाँ पर कुछ देर के लिए रुक जाओ। क्या तुम मेरे इशारा समझ रहे हो? उमे टॉमिन की बिल्कुल पास आ गई। टॉमिन पीछे हट गया और बोलता है, मैं लड़कियों को साफ करने में अच्छा नहीं हूँ, मुझे बस मारना आता है। मैं सब कुछ समझ गया हूँ लेडी जनरल ऊ। अभी मैं चलता हूँ और कल सुबह का इंतजार करता हूँ। उमे टॉमिन को देखकर कहती है, व्हाट ए इंटरेस्टिंग मैन। वही जैन कहता है, क्या ये तो पागलपन है, तुम मरने के लिए जा रहे हो। टॉमिन कहता है, तुम तो बोलती थी तुम्हारी एबिलिटी है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तो मेरे लिए एक अच्छा प्लान बनाओ कि मैं जिंदा रहूं। जैन बोलने लगा, ब्रदर टॉमिन, अगर तुम दुश्मनों की तरफ जाने वाले हो तब सिर्फ एक ही तरीका है। अगले दिन टॉमिन अपने सारे लोगों को समझा रहा था कि अगर मेरे साथ जाओगे तो वापस आने का कोई चांस नहीं है और ऐसा भी हो सकता है कि जिंदा भी बच जाओ, कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए तुम सब यहीं पर रहो और लेडी यू के साथ बाद में आना। जैंगबो आगे आकर बोलता है, अगर ऐसी बात है तो ब्रदर टॉमिन और ब्रदर जेन हम आपके साथ जाएंगे और वहीं पर ही मरना पसंद करेंगे। जहाँ पर आप जाओगे वहीं पर हम जाएंगे। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें आशा है कि हम सभी आपके साथ आ सकते हैं, चाहे जमीन हो चाहे पाताल हो। आप जिधर जाओगे हम वहीं पर आपके साथ जाएंगे, मारने के लिए भी, जब तक आप हमारे साथ हो। हमें किसी चीज का डर नहीं। टॉमिन कहता है, जंगबाऊ इन सभी का कपड़े बदल दो, दुश्मन की कपड़े पहन लो, बस थर्ड ग्रुप का छोड़कर। वो लोग प्रिजनर्स का दिखावा करेगा। सिचुएशन खतरनाक है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। तुम लेडियो के साथ रहो। मुझे ये मत कहना तुम भी हमारे साथ चलना चाहते हो। जैन कहता है, क्या मैं तुम्हें दोबारा देख सकता हूँ? टॉमिन कहता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपनी पूरा बेच दूंगा कि मैं तुम्हें दोबारा देख सकता हूँ। वही आकर कहता है, जनरल लू ने ऑर्डर दी है। टॉमिन कहता है, चलो सब मिशन का टाइम हुआ है। और वही सेकंड लेडी वो फैमिली का वही कहते हैं, मुझे समझ नहीं आती है आखिरकार तुम उस जैसे इंसान को क्यों चूज किया है। उसकी पास तो ज्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं है सिस्टर, इतना भी पावरफुल हो नहीं है, ये बात तो पक्की है। उमे कहती है, लेकिन मुझे लगती है उसके पास जो पावर है उसकी मदद से हम जीत सकते हैं। इसके बाद हमें निंग सोल्जर की अड्डे की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उन लोगों ने बहुत सारे टेंट लगाकर रखा था। वही बाहर एक गेट बनाकर रखा था, जहाँ कोई चिल्लाकर कहता है, रुक जाओ। दूसरा बंदा कहता है, दोस्त ये सब फैंग सोल्जर है, इनको हम दूसरे जगह से पकड़ कर लेकर आया है, हमें जल्दी जाना होगा, इसलिए हमें जल्दी जाने दो। गेट का सिपाही बोलता है, लीडर को मैसेज भेज दिया गया है, तुम यहीं पर इंतजार करो। दूसरा बंदा कहता है, अगर ऐसी बात है तो तब हम यही इंतजार कर सकते हैं। गेट का सोल्जर कहता है, अगर तुम थक गए हो तो तुम यहीं पर कुछ देर आराम कर सकते हो। वो पूछता है, लेकिन क्यों? तब वो बोलता है, क्योंकि प्रिंस। फिर वो रुक जाता है। प्रिंस कहते ही वो रुक जाता है, जैसे कि वो ये बातें नहीं बताना चाहता है। वो कहता है, तुम्हें इतना ज्यादा कुछ जानने का जरूरत नहीं है। इतने में उसका गले काट हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। बाकी निंग सोल्जर्स चिल्लाकर औरों को अलर्ट करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही वो बंदा उन सभी का गला काट देता है। उसको काफी सारे लोगों ने घेर लिया था
सभी लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। वो सोल्जर कुछ ज्यादा ही स्किलफुल था। एक एक करके वो उन सभी का पैर को काट डालता है और वो सोल्जर जब अपना हेलमेट उतार लेता है तब हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि वो हमारा टॉमिन है। और वो लोग अपना नाटक करना बंद कर देता है और सभी लोगों को अटैक करने के लिए बोलता है। बाकी दुश्मन जो लोग था वो इतना चौकन्ना हो गया था कि ऐसे ऑर्डर दे रहा था कि मक्की भी अंदर जा नहीं सके। टॉमिन सोच रहा था टॉमिन सोच रहा था उसे जल्द से जल्द अंदर जाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। बाहर जैन का लोग है, वो इतनी देर दुश्मन को हैंडल नहीं कर सकता है। टॉमिन ये सोच रहा था तभी उसकी टेंट में एक बंदा आ जाता है और अपना तलवार आगे करके बोलता है, तू है कौन? टॉमिन कहता है, दुश्मन कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, मैं एक बार सिर्फ छुपा रहा था। वो बंदा कहता है, क्या छुपा रहा था? साले तेरी इतनी हिम्मत कि डर के तू एक बार छुप रहा था। तेरी इस हरकत की वजह से मिलिट्री लोग तुझे यही पर गाला काट के मार दिया जाएगा। टॉमिन कहता है, चुप हो जाओ, और अपनी तलवार से उस बंदे के ऊपर हमला कर दिया था। उस बंदे ने उस अटैक को नीचे झुककर डॉस कर लिया है और अपना तलवार से टॉमिन पर हमला कर देता है। लेकिन उसके सामने कुछ भी नहीं था क्योंकि टॉमिन तो कब का उसके पीछे आ गया था। टॉमिन ने अपना तलवार को उस बंदे का गले पर रख दिया है। उनकी फाइट के दौरान जो तलवार चली थी उससे टेंट टूट गया और आसपास का सभी को ये पता चल गया कि उनके अंदर एक दुश्मन का सिपाही आ गया। जिस बंदे को टॉमिन ने होस्टेज बनाया है वो कहने लगा, दुश्मन का सिपाही, दुश्मन का सिपाही। टॉमिन उसका गला काट देता है। बाकी लोग चिल्लाकर बोलने लगा, ये दुश्मन का सिपाही है, इसे पास मत जाने देना। इतना कहने के अंदर ही उसकी मुंह के अंदर टॉमिन के तलवार घुस गया। टॉमिन कहता है, जो लोग मारना नहीं चाहते हो वो लोग रास्ते से हट जाओ। काफी सारे लोग टॉमिन के सामने आते हैं। टॉमिन एक एक करके सबको बीच में से सेलेट से सब जगह से काट देता है। बाकी लोग डर गया था और वो लोग डर के मारे चिल्लाने लगा, जनरल लियोन को आने को कहो, जल्दी करो। पीछे से आवाज आता है, तुम लोग रास्ते से हट जाओ। वहां पर जनरल आ गया था जिसकी पूरी की पूरी शरीर पर आर्मर पहने हुआ था। देखने में वो काफी पावरफुल लग रहा था। वो टॉमिन से कहता है, क्या तू फेंग से है? टॉमिन हाँ बोलता है। जनरल फिर से पूछता है, तेरी स्किल देख कर लगता है शायद मैं तुझको जानता हूँ, तेरा नाम क्या है? टॉमिन कहता है, मेरा नाम टैंगियन है। जनरल कहता है, टैंगियन कभी नहीं सुना। टॉमिन बोलता है, लेकिन तू है कौन? जनरल बोलता है, मैं हूँ इवन। टॉमिन बोलता है, मैं भी तेरा नाम कभी भी नहीं सुना। जनरल फिर टॉमिन को सरेंडर करने के लिए बोलता है। अगर वो उसकी बातें नहीं सुनेगा तो वो अभी यहाँ पर मारा जाएगा, और वो अगर सरेंडर करेगा तो इसकी बात वो उसे छोड़ने के बारे में सोच सकता है। टॉमिन इसकी बात अपना स्वॉर्ड आगे करते हुए बोलता है, फाइट कर, बकवास मत कर। जनरल अपना पावर से कुछ करता है, उसकी वजह से आसपास की सोल्जर भी हिल नहीं पाता है। टॉमिन सोचता है ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल प्रेशर है। जनरल कहता है, अब तू एक ऐसा वाली पोजीशन में है जो सिर्फ मारने के लिए खड़ी है। मैं तुझे एक चांस देना चाहता हूँ, लेकिन तुझे तो वो चाहिए नहीं थी। अब जो होने वाला है इसके लिए तू मुझे ब्लेम नहीं कर सकता है। जैसे जनरल ने अपना पावर से टॉमिन को फ्रीज कर दिया था और टॉमिन के ऊपर हमला कर देता है, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर टॉमिन अपना जगह से थोड़ा सा हट जाता है और उसकी पेट में जनरल का बाला लग गया। जब टॉमिन की पेट से बाला निकल गया था तब वहां से बहुत ज्यादा खून निकल गया। जनरल कहता है, तूने गलत बंदे से पंगा ले लिया। टॉमिन अपने तलवार जनरल की पास फेंक देता है। जनरल अपने भाले से उसे साइड में फेंक देता है। जनरल कहता है, कितना सिंपल ट्रिक है यार। जब वो अपना सामना देखता है तो उसके सामने टॉमी नहीं था, वो तो बल्कि साइड से भाग रहा था। टॉमी साइड में जाकर अपनी डार्क पावर की इस्तेमाल करके काफी सारे सोल्जर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसा करने से टॉमिन को जो गाँव था वो बढ़ गया। ऐसा देखकर जनरल को गुस्सा आ गया और वो टॉमिन की तरफ भागने लगा। टॉमिन अपने पावर के इस्तेमाल करके आसपास का सारे सोल्जर का बॉडी आत्मा सबको एब्जॉर्ब कर लिया। अपने सोल्जर को मारते हुए देखकर जनरल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो जोर से चिल्लाकर अपने पावर को एक साथ अपने बाले में ले लेता है और उसे सोल किलर स्पेयर बोलकर टॉमिन की तरफ अटैक कर देता है। आसमान से जैसे कि तीरों का बारिश हो गई। जनरल अपना खुद का सोल्जर को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, जिसकी वजह से काफी सारे उनकी सोल्जर मार गया और टॉमिन एक सोल्जर को पकड़कर उसे शील्ड बना लेता है। फाइट के दौरान टॉमिन देखता है फाइट के आसपास का जो टेंट है उसका अंदर का लोग थोड़ा सा भी घबराया नहीं था।
इसके मतलब वहां पर कोई ना कोई तो पावरफुल है जिसके लिए वो वहां पर खड़ा है। अभी तो वो इस जनरल को भी हरा नहीं सकता है। तभी टॉमी देखता है कि टेंट से कोई बाहर निकला और कहता है, आखिर बाहर क्या चल रहा है।